आज की कहानी का शीर्षक है शादी के बाद वाला अफेयर, भाग दूसरा। पहले भाग में हमने देखा कि आरती का स्कूल टीचर बनने का सपना है, लेकिन उसके पिता को लड़कियों का काम करना पसंद नहीं। इसलिए आरती के पिता आरती की शादी साहिल गुप्ता नाम के लड़के से करवाते हैं। शादी के बाद आरती के पति का कुछ खास व्यवहार नहीं है आरती के साथ। उसके विचार भी कहीं ना कहीं उसके पिता जैसे ही है। आज आरती के जन्मदिन पर साहिल ने उसका हाथ मोड़कर उसे धक्का दिया। आरती जब बाहर से घर आई तब उसके कानों पर साहिल और उसके माँ के कुछ शब्द सुनाई दिए। वो सुनकर आरती के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या सुना था आरती ने, देखेंगे आगे। आरती घर के अंदर आने ही वाली थी कि उसके कानों पर उसकी सास और साहिल के शब्द पड़े। साहिल और आरती की सास धीरे धीरे जो कुछ भी बोल रही थी वो सब सुनकर आरती के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। आरती की सास बोल रही थी कि अरे बेटा, जाना चाहती है काम पर तो जाने दो ना, कब तक इस मुसीबत को घर बैठे बैठे खिलाएंगी। जाएगी तो पैसे कमा के लाएगी। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? अगर ये काम पर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? और मैं इतनी महंगाई में कोई नौकर नहीं रखूँगा। शादी से पहले तो आपने कहा था कि घर में रहेगी, सारा कामकाज करेगी, इसलिए मैंने इस थर्ड क्लास लड़की से शादी की जिसे ना तो रहने का सेंस है और ना ही कपड़े पहनने का। नाम के लिए सिर्फ पढ़ी लिखी है। आपको पता है, इसके ऐसे रहने के कारण ही मैंने अभी तक मेरे ऑफिस में भी किसी को नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने ऐसे बहनजी लड़की से शादी की है तो सब हंसेंगे मुझ पे। मेरा ऑफिस में क्या स्टैंडर्ड है आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है। और अब ये महारानी काम पर जाएगी, किसी को पता चला कि ये मेरी बीवी है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। साहिल बालों में हाथ डालते हुए बोला। अब क्या हुआ? अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ कहा था, लेकिन तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। घर के कामों का तुम टेंशन मत लो, उसका क्या करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मतलब? साहिल ने कन्फ्यूज्ड होते हुए कहा। मतलब कि ये इससे घर का काम भी करवाऊंगी और बाहर जॉब पर भी भेजूंगी। दोनों तरफ का काम करना पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी और खुद से ही जॉब छोड़ देगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि कैसे करना है। अगर काम पर जाकर भी पैसे ना मिले तो? मतलब आप उसकी सैलरी? साहिल बोलते बोलते रुका। तभी साहिल की माँ बोली, बिल्कुल सही समझा तुमने, काम पर जाएगी वो, लेकिन उसका पगार मिलेगा मुझे। और ज़ोर से हंसने लगी। ठीक है, लेकिन जॉब पर जाने के बाद अगर उसने मुझसे ऊंचे स्वर में बात की या फिर मुझे ही अकल सिखाने लगी तो फिर मैं, हाँ ठीक है, तो फिर तुम्हें जो करना होगा तुम कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आरती के साथ साहिल की बात काटते हुए बोली। आरती बाहर ही दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। आरती की सास को साहिल को बताने की इतनी जल्दी थी कि वो दरवाज़ा लगाना ही भूल गई थी। शायद ये दरवाज़ा आरती की अच्छी किस्मत का खुला था। अगर ये दरवाज़ा खुला हुआ न होता तो शायद आरती कभी इन दोनों के इरादे समझ ही नहीं पाती। आरती की आंखें एकदम से पानी में भर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे कुछ आहट महसूस हुई। अंदर जाकर देखा तो साहिल बाहर दरवाजे की तरफ ही आ रहा था, शायद आरती को ढूंढने जा रहा था। तभी आरती ने जल्दी जल्दी से अपनी आंसू पोंछे और साहिल को शक न हो इसलिए उसने सामने से दरवाज़ा पूरा खोला और अंदर आ गई। आरती ने ऐसा व्यवहार रखा कि उसने कुछ सुना ही नहीं और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी साहिल ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे पीछे खींचा और ज़ोर से उसे थप्पड़ लगा दिया। आरती वही अपने गाल को पकड़कर नीचे बैठ गई। साहिल उसकी तरफ झुककर बोला, तुम्हें पता भी है कि समय क्या हो रहा है? हमारे घर की औरतें इस समय तक बाहर नहीं रहती। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि बिना घर में बताए ऐसे रात रात भर घर के बाहर रहो। यहाँ माँ कितनी परेशान हो गई थी पता भी है तुम्हें? उन्होंने फ़ोन करके मुझे जल्दी घर बुलाया ताकि तुम्हें मैं बाहर जाकर ढूंढ सकूँ। माँ तुम्हारे बारे में इतना सोचती है और तुम्हें माँ का ज़रा भी ख्याल नहीं। तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली। आरती वैसे ही भरी हुई आँख और गुस्से से साहिल को देख रही थी। तभी साहिल ने उसका मुंह अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ा और बोला, घूर क्या रही हो? जाओ और जाकर जल्दी से सबके लिए खाना बनाओ। माँ की दवाइयों का समय हो गया है। तुम्हारी चिंता में उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और इतना बोलकर उसने ज़ोर से आरती का मुंह छोड़ दिया, जिसके कारण आरती के गालों पर साहिल की उंगलियों के निशान छप गए थे। आरती को पता था कि उसकी सास भूखी नहीं है और ना ही उन्हें आरती की कोई चिंता है, लेकिन वो बेचारी क्या बोलती। उसने वैसे ही अपना मुंह को पकड़ा और रोते रोते किचन में पहुंच गई। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से पूरा दिन रोने के कारण आरती को चक्कर सा आ रहा था, लेकिन उसकी परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं था।
आरती ने वैसे ही अपनी आंखों पर पानी मारा और अपने मुंह को ठंडे पानी से धोया ताकि थोड़ा अच्छा महसूस हो। और वैसे ही उसने खाना बनाया और सबके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर रखा। आरती की सास ने और साहिल ने खाना खाया और सोने चले गए। उन्हें एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आरती को भी साथ बिठाए खाना खाने के लिए। आरती ने वैसे ही रोते रोते 2 निवाले पेट में डाले और उठ गई, क्योंकि उसे रह रहकर साहिल और उसकी सास की बातें याद आ रही थी। सुबह आरती जल्दी उठ गई ताकि वो जल्दी अपना काम पूरा कर ले, क्योंकि आरती को पता था कि उसकी सास आज उसे इंटरव्यू के लिए ज़रूर भेजेगी, क्योंकि उसने उन दोनों की सारी बातें कल रात सुन ली थी। आरती ने तय कर लिया था कि वो स्कूल में ज्वाइन होने तक साहिल और माजी से कुछ भी नहीं कहेगी, ताकि वो स्कूल में जा पाए। साहिल जब ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करने आया तभी आरती से बोला, देखो तुम्हें आज इंटरव्यू के लिए जाना था ना, तो तुम जा सकती हो। और हाँ, तुम ये मत समझना कि मेरे विचार बदल गए हैं। ये सब कुछ मैं अपनी माँ के कहने पर कर रहा हूँ, क्योंकि माँ चाहती है कि तुम्हारी स्कूल टीचर बनने की इच्छा पूरी हो और तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। साहिल की माँ साहिल को आंखों से कुछ इशारे कर रही थी। ये आरती की नज़र में आ गया था, लेकिन वो कुछ भी ना बोली, क्योंकि उसके लिए स्कूल पर जैसे तैसे जाना ज़रूरी था। फिर साहिल बोला, लेकिन जॉब पर जाने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें अच्छे से समझनी होगी। जॉब पर जाने के बावजूद भी तुम्हें घर का और मेरी माँ का पूरा ख्याल रखना होगा। उन्हें कभी भी तुम्हारी वजह से कोई काम नहीं करना पड़े और ना ही कोई दिक्कत हो, ये सारी बातें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे काम के कारण तुम्हारा घर में या फिर माँ पर ध्यान नहीं है, उस दिन तुम जान लो मैं जितना अच्छा हो उससे कहीं गुना बुरा हो। और ये कहते हुए साहिल ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। आरती सोचने लगी कि तुम और अच्छे। फिर उसने जल्दी से उसकी सास को नाश्ता दिया और सारा काम जल्दी से समेट कर स्कूल में जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त न चाहते हुए भी उसने अपने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और घर से निकल गई। उसने जाने से पहले मीना की दोस्त को फ़ोन किया था कि वो इंटरव्यू के लिए आ रही है। फिर उसकी दोस्त ने आरती को एड्रेस भेजा था। मीना की इस दोस्त का नाम था नीता। जब आरती एड्रेस ढूंढते हुए स्कूल में पहुंची तब सुबह के 10 बजे थे। नीता ने उसे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के लिए कहा था, लेकिन स्कूल इतना बड़ा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। तभी आरती चलते हुए स्कूल के अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि बच्चों की कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही थी। वहाँ एक हट्टा कट्टा नौजवान पीठ किए हुए खड़ा हुआ था, जिसने हाफ स्लीव्स का टी शर्ट पहना हुआ था, जिससे उसके हाथ के मसल्स अच्छे से दिख रहे थे। सिर पर टोपी और मुंह में शायद एक सीटी थी। आरती आगे आई और बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ है ये बता सकते हैं? उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और 3-4 सेकंड के लिए रुका और बोला, आगे सीढ़ियों से जाकर 2nd फ्लोर और वहाँ से लेफ्ट में दूसरा कमरा, वही सर का ऑफिस है। और फिर से बच्चों को मोड़कर सिखाने लगा। आरती उसकी बात सुनकर आगे चलने लगी, लेकिन उसके दिमाग में हलचल मच गई थी कि इस लड़के को अभी रिसेंटली कहीं तो देखा है। बाद में उसने सोचा, जाने दो, पहले तो जाकर इंटरव्यू अच्छे से दे दूँ। और ये सोचते हुए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए। नीता ने पहले से ही प्रिंसिपल सर को आरती के बारे में बताया था, इसलिए उन्होंने आरती को अंदर बुला लिया। उन्होंने उसका पूरा रिज्यूम देखा। उसे आज तक के सारे मार्क्स बहुत ही अच्छे थे। फिर उन्होंने आरती से कुछ सवाल पूछे। आरती ने निडर होकर सारे सवालों का जवाब अच्छे से दिया। स्कूल में अर्जेंट टीचर की ज़रूरत थी और आरती की काबिलियत देखते हुए उन्होंने वहीं पर आरती को सिलेक्ट कर लिया। उसे वहीं पर सैलरी भी डिस्कस कर ली और कल से ज्वाइन होने के लिए कह दिया। आरती सर को थैंक यू बोलकर घर जाने के लिए निकली कि उसकी नज़र फिर से उसी लड़के पर जाकर रुक गई। इस बार आरती उसे अच्छे से सामने से देख पा रही थी और एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जली और एकदम से मन में ही बोली, अरे ये तो वही समुंदर वाला लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी। ओ गॉड, ये भी यहाँ काम करता है। अब रोज़ इससे सामना होगा। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में, लेकिन क्या मैं उसे याद भी होंगी? याद नहीं होना चाहिए भगवान। आरती अपने ही मन में विचार करती हुई गर्दन नीचे झुकाकर वहाँ से निकल जाना चाहती थी। वो बस ज़ोर ज़ोर से चल के नीचे देखते हुए वहाँ से निकल ही रही थी और यहाँ करण भी बच्चों को सामने इंस्ट्रक्शन देते हुए पीछे पीछे आ रहा था। उसका भी पीछे से आने वाली आरती पर ध्यान नहीं था और वो ज़ोर से जाकर एकदम से आरती को टकराया। आरती का भी ध्यान नहीं था, इसलिए एकदम से धक्का लगने के कारण आरती पीछे गिरने ही वाली थी कि करण ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तभी आरती सीधे जाकर उसके सीने पर गिर गई। आरती का एक हाथ उसकी छाती पर था और एक हाथ उसके हाथ में।
वो उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगी और जल्दी से पीछे हट गई और इधर उधर देखने लगी कि किसी ने देखा तो नहीं। ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट हुई कि किसी का ध्यान भी नहीं गया। आरती की सांसें तेज हो रही थी। उसने सिर झुकाकर करण को सॉरी बोला और निकल ही रही थी कि करण ने पीछे से आवाज़ दी और बोला, आप अब ठीक है ना? उस दिन काफ़ी परेशान थी। आरती उसके तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ आ गया था कि करण को सब कुछ याद है। आरती ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गई। करण आरती को जाते हुए देख रहा था। उसे आरती का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। यहाँ आरती घर पहुँच गई। उसके मन में कई सारे विचार चालू थे, काम के बारे में, सैलरी को लेकर माजी से क्या कहना है वो, और करण के बारे में भी। आरती ये सारी चीज़ें सोफे पर बैठकर सोच ही रही थी कि उसके सास ने उसे आवाज़ दी और बोली, बहू ज़रा यहाँ आना। आरती अपने विचारों से बाहर आई। अब उसे अपने सास के कमरे में जाना था। उसे अच्छे से पता था कि वो क्या पूछेंगी और उसने वही 2 मिनट रुककर कुछ सोचा और फिर माजी के कमरे में आ गई। आरती की सास ने पूछा, तो बेटा कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? जी माँ जी, अच्छा था। मैंने अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। कल से आने के लिए कहा है। आरती बोल ही रही थी कि उसके सास ने वही सवाल किया जिसकी आरती को अपेक्षा थी। पगार कितना देने वाले हैं बहू? फिर आरती चुप रही और अपना पगार अपनी सास को बताया। तभी आरती की सास बोली, इतना कम कैसे? जी माँ जी, वो मैं नई हूँ और मैंने आज तक कभी स्कूल पर पढ़ाया नहीं है और मुझे अनुभव भी नहीं है, इसलिए इतना कम पगार मिल रहा है। बाद में बढ़ा देंगे बोला है। ठीक है, तुम जाओ, आरती की सास बोली। आरती बाहर आकर मन में ही हंसने लगी क्योंकि उसने अपनी सैलरी जानबूझकर कम बताई थी ताकि जब उससे उसकी सास पूरी सैलरी लेगी तब उसे अपने लिए कुछ पैसे बचेंगे। आरती ने सबके लिए रात का खाना बनाया। सबका खाना खाकर हुआ। तभी साहिल ने पूछा, तो क्या हुआ, ले भी रहे हैं स्कूल वाले तुम्हें या नहीं? साहिल आरती को ताना मारते हुए बोला क्योंकि उसे तो आरती हमेशा से बेवकूफ़ ही लगती थी। तभी आरती बोली, मुझे कल से बुलाया है। तभी आरती की सास बोली, हाँ लेकिन पगार बहुत ही कम दे रहे हैं। हाँ माँ, जितनी काबिलियत होती है उतनी ही सैलरी मिलती है, और हंसते हुए चला गया। आरती की सास भी साहिल की बात में हाँ मिलाते हुए सोने चली गई। आरती को साहिल की बात का बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने आज से साहिल की बात पर ध्यान न देने की ठानी। जल्दी से समेट कर सोने चली गई क्योंकि सुबह उसे जल्दी उठना था। सबका नाश्ता, साहिल और उसके लिए टिफ़िन, माजी के दोपहर के खाने का बंदोबस्त, घर का काम, सब कुछ करके स्कूल पहुंचना था। स्कूल का समय सुबह के 8 बजे का था, इसीलिए उसने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और सो गई। स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था। ये बात आरती के लिए थोड़ी दिलासा देने वाली थी। सुबह आरती ने सारे काम बड़े फुर्ती से कर लिए। उसने सबके लिए नाश्ता टेबल पर रखा। साहिल का टिफ़िन पैक करके वही डाइनिंग टेबल पर रखा ताकि साहिल को आसानी से दिखे। बाद में उसने अपना टिफ़िन लिया। उसे 7:30 बजे निकलना था। फिर वो अपने सास के कमरे में आ गई। उसकी सास अभी उठी भी नहीं थी। आरती ने अपनी सास को उठाया और उसे सब कुछ बताया कि नाश्ता और साहिल का टिफ़िन टेबल पर है, आप प्लीज़ सब कुछ साहिल को दे देना। आपके लिए दोपहर का भी खाना बनाया है। आरती की सास ने मुँह टेढ़ा करते हुए हाँ कहा। आरती ने अपने सास के पैर छुए और स्कूल के लिए निकल गई। साहिल अभी भी नहीं उठा था। वो ऑफिस के लिए 9 बजे निकलता था। आरती को स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगे क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और स्कूल भी नज़दीक ही था। आरती को थोड़ा डर सा महसूस हो रहा था। पहली बार वो बच्चों को पढ़ाने जा रही थी। वो वैसे ही स्टाफ रूम में पहुंच गई। तभी नीता ने उसे आवाज़ दी, तुम आरती ही हो ना? आरती ने हाँ में सिर हिलाया। फिर नीता बोली, आई एम सॉरी, मैं कल तुम्हें मिल नहीं पाई। एक्चुअली कल कुछ काम आ गया था तो जल्दी घर जाना पड़ा, इसीलिए तुम्हें मिल नहीं पाई। वैसे मीना ने मुझे तुम्हारी तस्वीर भेजी थी, इसीलिए एकदम से पहचाना तुम्हें। नीता बोल रही थी। आरती को अच्छा महसूस हो रहा था नीता की बात सुनकर। नीता का स्वभाव काफ़ी मिलनसार था। नीता ने आरती को स्कूल के बारे में सारी जानकारी दी, स्कूल कब छूटता है, कब रिसेस होती है, वगैरह वगैरह। बाद में नीता ने सभी टीचर से आरती का परिचय करवाया। सभी चीज़ें 15 मिनट में नीता ने आरती को समझा दी। सब टीचर्स अच्छे थे। स्कूल का माहौल पॉजिटिव था। आरती को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी नीता ने पिछले मैम के जो पढ़ाने के सब्जेक्ट थे उनकी किताबें आरती को थमा दी और एक बुक जिसमें पूरी जानकारी लिखी थी कि कहाँ तक पढ़ाया है और कहाँ से पढ़ाना है, सब कुछ आरती ने अच्छे से देख लिया। नीता ने भी अच्छे से समझा दिया और आरती को क्लासरूम भी दिखा दिया और खुद भी अपने क्लास में चली गई। आज आरती का पहला दिन था। उसने मन ही मन में भगवान को याद किया और क्लासरूम में पढ़ाने चली गई। आरती ने सबसे पहले सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दिया।
और मन लगा के अच्छे से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को भी अपनी नई टीचर काफ़ी पसंद आई। आरती ने आज पूरा दिन बच्चों को मन लगा के पढ़ाया था। आरती आज अंदर से काफ़ी खुश थी। स्कूल छूटने के बाद सभी टीचर्स स्टाफ रूम में आ गए थे। सब टीचर्स अपना स्कूल का काम करने के लिए स्कूल छूटने के बाद वहाँ रुकते थे। स्कूल छूटने के बाद आरती भी वहाँ आकर अपना काम देखने लगी। नीता उसे सब कुछ अच्छे से समझा रही थी कि तभी स्टाफ रूम में किसी के आने की आहट सुनाई दी। आरती अपना काम देख रही थी, लेकिन जब उसका ध्यान नीता पर गया तो देखा कि नीता किसी को एकटक देख रही थी। और सिर्फ नीता ही नहीं, सभी टीचर्स उसे ही देख रहे थे। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मुड़कर पीछे देखा तो वही लड़का था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो पूरा पसीने में लथपथ स्टाफ रूम में आ रहा था। पसीने की वजह से उसका वाइट टी शर्ट उसके बदन से चिपक गया था, जिसके कारण उसके पूरे मसल्स दिख रहे थे। वो काफ़ी पसीने के बावजूद भी काफ़ी चार्मिंग लग रहा था। सारी टीचर्स किसी न किसी बहाने उसे ही घूरे जा रही थी। आरती ये सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन उसने तब कुछ कहना ठीक नहीं समझा और गर्दन नीचे कर अपना काम करने लगी। वो लड़का मतलब करण अपने लॉकर के पास गया। हर टीचर का अपना लॉकर होता था पेपर्स वगैरह रखने के लिए। उसने अपना लॉकर खोला और शायद बच्चों की कोई लिस्ट थी। वो लिस्ट उसने लॉकर में रखी और जाने के लिए मुड़ा। आरती का ध्यान जब उसकी तरफ फिर से गया तो उसने भी उसी समय आरती को देखा। दोनों की नज़र से नज़र मिली। उसने आरती को देख स्मित हास्य किया और वहाँ से चला गया। आरती तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। तभी नीता आरती को आश्चर्य से देखने लगी और बोली, आरती, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे नहीं नीता जी, ऐसी बात नहीं है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तब आप यहाँ नहीं थी और मुझे प्रिंसिपल सर का ऑफिस नहीं पता था। तब मैंने इनसे ही ऑफिस के बारे में पूछा था, बस, और कुछ भी जान पहचान नहीं है हमारी। अरे आरती, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि ये खड़ूस ऐसे ही किसी से खुद से होकर बात नहीं करता। और तुम्हें इतनी सी जान पहचान में सीधे स्माइल, नसीब है तुम्हारी। यहाँ मैं ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती हूँ ताकि उससे बात हो सके, और बदले में सिर्फ हूँ, हाँ, ओके, इतना ही मिलता है। कितना हैंडसम है ना। उसका ऐसा रूडली बिहेवियर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरती बस नीता की बात शांति से सुन रही थी। तभी नीता का ध्यान आरती पर पड़ा और बोली, अरे आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं तो सिर्फ अपने दिल की बात बोल रही थी। अरे नहीं नीता जी, आप मुझसे दिल खोल कर बात कर सकती है। अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना। ओके, एक ही शर्त पर आपको दोस्त मानूंगी, जब आप मुझे सीधे नीता कहेंगी, नीता जी नहीं। नीता झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ठीक है, तो आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आरती बोली, आप मुझे सिर्फ आरती कहेंगी, ठीक है? ओके आरती, नीता मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हें और एक राज की बात बताती हूँ। अब नीता धीरे से बोली, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ की आधी से ज़्यादा महिला टीचर इस पे मरती है, बस सीधे सीधे दिखाती नहीं। वैसे ये है कौन नीता? आरती ने नीता से सवाल किया। इसका नाम है करण मिश्रा, बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाता है। ये यहाँ 2 सालों से है, लेकिन मजाल है इसकी कि किसी से बिना काम के बात करे। हमेशा सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता है। जब से स्कूल ज्वाइन किया है तब से स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अव्वल नंबर पर पहुँच गया है। बहुत ही मेहनत से बच्चों को सिखाता है। बच्चे भी उसकी हर बात मान लेते हैं। बच्चों का तो फेवरेट है ये। स्कूल में एक दूसरे सीनियर्स को छोड़कर किसी से भी खुद से बात नहीं करता। आरती ध्यान से नीता की बातें सुन रही थी। अगर ये इतना ही स्ट्रिक्ट है तो मुझे स्माइल देके कैसे चला गया? आरती करण के बारे में सोच रही थी कि तभी नीता आरती से बोली, अरे मैडम, चलो घर के लिए निकलते हैं, बाकी का काम कल कर लेंगे, अभी देर हो रही है, चलो। हाँ चलो, आरती नीता की तरफ देखकर बोली। बाहर आने पर करण फिर उन लोगों को ग्राउंड में दिखाई दिया। उसने इस बार आरती की तरफ नहीं देखा। अब आरती को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि चलो कोई दूसरी बात नहीं है, बस नॉर्मली स्माइल की होगी करण ने, और आगे चली गई। जैसे आरती आगे जा रही थी कि तब करण फिर से उसे जाते हुए देखने लगा। आरती जैसे ही घर पहुंची उसने बैग रखी और पूरे घर में नज़र दौड़ाई। सब जगह पर कचरा फैला था। खाना खाकर बर्तन वही पड़े थे, सुबह के नाश्ते के बर्तन भी वही थे। आरती जानती थी कि उसकी सास ये जानबूझकर कर रही है ताकि वो स्कूल में ना जा पाए, लेकिन आरती ने भी ठान लिया था कि माँ जी चाहे जितनी कोशिश करे उसे परेशान करने की, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। उसने वैसे ही पानी भी नहीं पिया और अपनी चुन्नी कमर से बांधी और काम करने लगी। उसने पूरा घर साफ कर लिया, मुंह हाथ धोकर सबके लिए खाना बनाया और कल की भी बहुत सी तैयारी की ताकि कल कोई जल्दी ना हो। सब काम समेट कर जब वो सोने आई तो हमेशा की तरह साहिल पसार के सो चुका था।
उसने आरती से स्कूल के पहले दिन के बारे में कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा। आरती वैसे ही उसके बाजू में आकर सो गई। आंखें बंद करते ही पूरा दिन उसके आंखों के सामने खड़ा हुआ। सबसे ज़्यादा तो वो करण के स्वभाव के बारे में सोचने लगी। आज से पहले कभी भी आरती को किसी लड़के के बारे में ऐसा महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि उसका कभी भी लड़कों से संबंध नहीं आया था। फिर आरती ने सारी सोच को ये कहते हुए हटाया कि वो ज़्यादा सोच रही है और अपनी आंखें बंद कर ली। आरती ने सुबह से लेकर रात तक बस काम किया था। इसी थकान से उसकी आँख झटके से लग गई थी। फिर सीधे उसकी आँख अलार्म की आवाज़ से खुली। 5 बज चुके थे। आरती को उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन स्कूल का विचार आते ही उसकी पूरी नींद खुल गई। उसने सब कुछ जल्दी से समेट लिया, सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रखा, सासू माँ को उठाया, उनके पैर छूकर वो स्कूल के लिए निकल गई। ग्राउंड से होकर स्कूल में पहुँचने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि करण भी स्कूल में आ रहा था। उसकी अपनी एक स्टाइलिश बाइक थी। उसने तेज़ी से अपनी बाइक पार्क की और वो भी स्कूल में जाने लगा। तभी उसका ध्यान आरती पर पड़ा। आरती भी उसके पीछे से आ रही थी। वो आरती के लिए थोड़ा रुका। जैसे ही आरती उसके बाजू से होकर जा रही थी कि उसने आरती को आवाज़ दी और बोला, सुनिए आरती मैडम। आरती आश्चर्य से देखने लगी कि उसे उसका नाम कैसे मालूम हुआ। जी, ये आपका पेन। आप कल यहाँ से घर जा रही थी, तब आपके बालों में फंसाया हुआ पेन यही ग्राउंड में गिर गया था। करण ने अपने बैग से पेन निकालकर आरती को दिया। आरती पहली बार करण की आवाज़ इतने करीब से सुन रही थी। बीच पर उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन आरती उस वक्त इतनी परेशान थी कि उसने ज़्यादा नोटिस ही नहीं किया। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन एकदम शांत। सुनने वाले को इरिटेट नहीं होगी इस तरीके की। एकदम शांति से और बहुत ही तमीज़ से बात करता था करण। वैसे आप डिसूज़ा मैडम की जगह पर पढ़ाने आई है ना? जी, मैं आरती कंफ्यूज्ड होकर बोल रही थी। करण के इतने सारे सवालों को सुन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी करण उसकी परेशानी समझकर बोला, मेरा मतलब आपसे पहले जो यहाँ पढ़ाती थी उनका नाम डिसूज़ा मैम था, इसीलिए पूछा। आरती ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं उन्हीं की जगह पर पढ़ाने आई हूँ। ओके, तो चलो बाद में बात करते हैं, बाय। ये कहकर करण तेज़ी से अंदर चला गया। आरती तो बस उसे जाते हुए देख रही थी और फिर वो भी जल्दी से अंदर चली गई। स्कूल छूटने के बाद आरती स्टाफ रूम में बैठकर सिर्फ यही सोच रही थी कि करण को मेरा नाम कैसे पता चला। अभी तक उसके सामने मुझे किसी ने आवाज़ भी नहीं दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि करण को आरती का नाम कैसे पता चला होगा? क्या होगा आरती की ज़िंदगी में आगे, जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।